में लंबित है और जो प्रक्रिया जो करनी होती है, जिसमें कि ब्लड बैंक अगर शिफ्ट करना है या कोई हमें एक हॉस्पिटल का पार्ट दूसरे के शिफ्ट करना है, तो उसके लिए कुछ समय मिलना चाहिए ज़रूरी। और ये लग रहा था ये किसी दबाव में आकर के इस तरह की जो प्रशासन है उसमें बहुत जल्दबाजी दिखा रहा है और उन्हें हमारी इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं किया, जबकि हम 4 या 5 दिन से लगातार उनसे मिल रहे हैं। तो जब ये दिखाई दिया कि कल को हमारे ये ऐसी कार्रवाई होने वाली है, तो हमने एक आकस्मिक जो इमरजेंसी मीटिंग आईएमए की और नर्सिंग एसोसिएशन करी और यह हमने निर्णय लिया कि अगर इस दबाव में ही काम होता है तो आज हम सब लोग आईएमए के लोग और नर्सिंग एसोसिएशन के लोग यहाँ न्यूटन में पहुँचेंगे और अपनी बात सबके सामने रखेंगे। और इस बात को देखते हुए कि यहाँ पर हम लोगों का कितना एक साथ सब लोगों का आना, एकजुट होना, यह दिखाता है कि हम लोग गलत बात नहीं कर रहे हैं। और इस बात को देखते हुए प्रशासन ने हमारी इस प्ली को अंडरस्टैंड किया है, समझा है और अब वो कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए उसको अब स्थगित किया गया है। इतने हमारे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी यहाँ का आएगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि इस शहर में कौन सा ऐसा निर्माण है या कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें थोड़ी बहुत वायलेशंस नहीं है। एमडीए ने उसकी कंपाउंडिंग करके उसके बाद में उसको स्वीकृति प्रदान की है। जब उनको डेंगू में ज़रूरत थी, जब उनको कोविड में ज़रूरत थी, L3 हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत थी, तब उस समय उनको न्यूटिमा भी याद आता था। तब वो हमारे पास आके कहते थे कि आप अपने हमारे पास जितने भी ऑफिशियल्स आते थे और वो कहते थे कि इसको और बेड बढ़ाओ, और बेड बढ़ाओ, और बेड बढ़ाओ, इसमें इतने पेशेंट्स होने की ज़रूरी है। तब उस समय किसी को याद नहीं आता था। तब उस समय न्यूटिमा दिखता था, तब न्यूटिमा के डॉक्टर्स दिखते थे 12-14 घंटा सेवा करने के लिए। कोविड के दौरान न्यूटिमा के डॉक्टर्स दिखा करते थे। अब उनको कार्रवाई करने के लिए हम ही क्यों, और पहला हॉस्पिटल हम ही क्यों? वो व्यक्ति जिसने कि अन्याय के खिलाफ, वसूली के खिलाफ, उगाही के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, उसको दबा दिया जाए, ये प्रशासन का रुख ठीक नहीं है। 5 दिनों से, पिछले 5 दिनों से हम प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। 21 दिनों से उनके सामने रोज कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमको समय दो, हमारा कंपाउंडिंग करो। हमने 1,40,00,000 रुपए जमा करे। 1,40,00,000 कम नहीं होता भाई साहब। और वो भी अलग अलग, जब जिसको ज़रूरत पड़ती थी उस समय वो कह दिया करता था, वो ऑफिशियल कह दिया करता था कि 40 लाख जमा करो, 35 लाख जमा करो, अब इतने जमा करो, हम आपकी कंपाउंडिंग करने को तैयार हैं। वो कंपाउंडिंग हमको कभी नहीं होके मिली, तो फिर उस पैसे का क्या, उसके ब्याज का क्या? वो सारा का सारा पैसा जमा है। हम तो और भी जमा करने को तैयार हैं। हम तो उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने को तैयार हैं। और उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि ताकि इनको उगाही करने वालों को, वसूली करने वालों को और आरटीआई करने वालों को इनको मौका मिले। और ये अंकुश चौधरी जैसे और अतुल प्रधान जैसे लोग हमारे को ज़बरदस्ती हमारे से वसूली करते रहें और हमारे से ज़बरदस्ती क्या नाम है पैसा निकालने की कोशिश करते रहें। मेरे पास प्रूफ नहीं है कि मैं आपको ये प्रूफ दूं, पर ये सब चीज़ें होती इसलिए, समझते आप भी हैं, समझते सब हैं। और ये जितने भी लोग आए हैं ये सब पीड़ित हैं, ये सब पीड़ित हैं। मैं आपके माध्यम से योगी जी से पुकार कर रहा हूँ, दरख्वास्त नहीं, पुकार कर रहा हूँ कि हमको आए, हमको बचाएं, हमको भयमुक्त वातावरण में सिर उठाकर जीने दें, जिसकी उन्होंने हमको गारंटी दी है, जिसके लिए हमने उनको वोट दिया। आज मेरठ के डॉक्टर्स, मेरठ का पढ़ा लिखा वर्ग, मेरठ का सभ्य समाज आज यही अपेक्षा करता है सरकार से। और ऐसा नहीं है कि सरकारी व्यक्तियों ने हमारा समर्थन नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मंत्री, हमारे लोकल विधायक डॉक्टर सोमंदर तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा क्षेत्र पड़ता है, और उन्होंने हमारी मदद भी की। उन्होंने हमारी मदद ऊपर तक पहुँचाने की हमारी बात की। ब्रजेश पाठक जी ने जब विधानसभा में मामला उठाया, उन्होंने पहली बात तो विधानसभा में मामला उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनको उठाने ही नहीं दिया। उनकी इतनी बेइज्जती थी कि उनको उठाने ही नहीं दिया, उनको बोलने ही नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया मैं निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर जो भी आपने देनी है, शिकायत देनी है, लिखित में दें। उसके बाद ब्रजेश शुक्ला जी ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये कहा कि हम सुरक्षा देंगे, डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा देंगे, भयमुक्त वातावरण की गारंटी देंगे। इसने हमारा मनोबल और बढ़ाया और आज हम तभी सारे के सारे मेरठ के डॉक्टर्स, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर खड़ी हैं और सर उठा के बोल रही हैं। मैं आज भी इस बार आपके माध्यम से वाली बात कहना चाहता हूँ कि इस बात का परमानेंट सोल्यूशन निकालें
इस बात का परमानेंट सोल्यूशन निकाल कर हमको जो समय देना है, हम कोर्ट मूव किया है, हमने कोर्ट में अपनी बात रखी है, कोर्ट हमको हम कोर्ट में बात है, लंबित है, हमको समय दें, हम बिल्कुल इस बात का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अतुल प्रधान जो है अनशन पर तो बैठ गए, तो अब उसके लिए आप क्या कहेंगे? निजी अस्पतालों के खिलाफ पहली बात तो भाई साहब, आप सब लोग पत्रकार हो और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आमरण अनशन पर खाना क्या हो, खाना क्या कर रहा है वहाँ पर बन रहा है, करना है आमरण अनशन करें। हमने तो नहीं आमरण अनशन कर रखा, हमने तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रखा, हमने तो सिर्फ एकजुटता दिखाने के लिए, आपस में बात करने के लिए सभा बुलाई है। ये कोई धरना नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन होता तो हम प्रशासन के विरुद्ध सड़कों पर जाकर प्रदर्शन करते, धरना होता तो हम डीएम के आवास के बाहर या एमडीए के कार्यालय के बाहर जाकर प्रदर्शन करते। हम तो अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इस यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हाँ, अगर एमडीए टीम आती तो हम अपनी एकजुटता उनके सामने भी प्रदर्शित करते। हम सील नहीं लगने देंगे। ये सील हमारी डिग्री पर सील है, हमारी पढ़ाई पर सील है, हमारी काबिलियत पर सील है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वो चाहते हैं कि सारे डॉक्टर्स, मेरठ के डॉक्टर्स अपना काम बंद करके अपने नर्सिंग होम्स की चाबियां उनके पास सौंप करके वो बैठ जाएं? ठीक है, करा लो सरकारी इलाज में, कराओ इलाज। सरकार ने अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल खोल रखे हैं, तो फिर प्राइवेट में क्यों? सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं, वहाँ पर इलाज कराएं। सरकार है उनको देखने के लिए। वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? वो लोग इसलिए आते हैं बेहतर सुविधाओं के लिए। सरकारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनको सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। इनके कितने बच्चे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? हर आदमी अपनी बेनिफिट के लिए और अपने उसके बेहतर सुविधाओं के लिए उसमें जाता है और बेहतर सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं पे करता है। हम 8-10 डॉक्टर्स ने मिलके, हम या तो किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल के हाथ में खेलते, हम उनके साथ वो दिल्ली चले जाते, वहाँ रहते। हमने सोचा कि हम मेरठ में यहाँ के लोगों को वो सुविधाएं दें, उन्हें दिल्ली ना जाना पड़े। हम लोगों ने तब मिलके यहाँ पर ये हॉस्पिटल खोला था कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल स्टाइल से हॉस्पिटल नहीं चलाना, मेरठ के लोगों को सुविधाएं देनी है। हम यहाँ पर 750 लोगों को डायरेक्टली रोजगार दे रहे हैं और हमारे इनडायरेक्टली तो पता नहीं कितने ठेले वाला, जो दवाई वाला, डिस्ट्रीब्यूटर, पता नहीं कितने लोग होंगे जो उससे क्या नाम है, रोजगार ले रहे होंगे। एक स्टडी के मुताबिक ये कहा गया है कि इनडायरेक्टली जितने लोग एम्प्लॉय होते हैं उससे 2 से 3 गुना लोग इनडायरेक्टली रोजगार पाते हैं। इससे 2-3 750 लोगों के उनके पेट पर लात मारना चाहते हो? आप बंद करो हॉस्पिटल, आप हमारे पेट पे लात पड़ेगी, ठीक है पड़ेगी, हम कहीं और चले जाएंगे। पर वो 750 लोग वो जिनके पास कोई बहुत ऑप्शंस नहीं है जाने के, वो कहाँ जाएंगे? उनके परिवारों के बारे में क्या प्रशासन का सोचना धर्म नहीं है? उनका धर्म है ये सोचना। देखिए ऐसा है, ये हमारी पिछले कई दिनों से प्रशासन में डीएम से, कमिश्नर मैडम से, वीसीएमडी से लगातार बात चल रही थी कि आप हमें कुछ दिनों का समय दे दें। 15 से 20 दिन का समय हम उनसे मांग रहे थे। 15 से 20 दिन का समय हम उनसे मांग रहे थे। हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि हमारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी ये केस लंबित है कि हम वहाँ से कोई रिलीफ ला सकते हैं। और केवल एक हॉस्पिटल पे टारगेटेड एक्शन क्यों किया जा रहा है? मेरठ में बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत अवैध बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि किसी एक विधायक के दबाव में टारगेटेड एक्शन अगेंस्ट न्यूटीमा किया जा रहा है। इसीलिए कल हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि अगर कल यहाँ सील लगाई जाती है तो हम लोग सील लगाने का पुरजोर विरोध करेंगे और हम पूरे मेरठ में हड़ताल करके चाबियाँ उनको सौंप देंगे। जिसके लिए हमने IMA यूपी नर्सिंग होम एसोसिएशन और हेडक्वार्टर में भी संपर्क साधा था कि अगर हमें इस चीज़ को पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में भी करना पड़ा तो हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों का, जो प्रशासन और शासन हमारी बातों को नहीं सुन रहा था, जो VCMD हमारी बातों को नहीं सुन रहे थे, उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा, दबाव बना, जिससे कि उन्होंने हमारी ये बात मान ली। देखिए, अतुल प्रधान जी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो आमरण अनशन पे कहीं भी बैठ सकते हैं, इससे कोई वो नहीं। देखिए, हमारे पूरे मेरठ में इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, और भी बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, इवन जो उनकी पार्टी के अपने नेता भी हैं या अपनी पार्टी के रफ़ीक अंसारी या और विधायक भी हैं, वो क्यों नहीं
धरने पर बैठे, या वो क्यों नहीं आमरण अनशन करते हैं। देखिए ये तो उनका केवल राजनीति चमकाने का एक तरीका है, और ये आज से नहीं, जब वो कॉलेज के स्कूलों के ज़माने में छात्र संघ के नेता थे तब से वो इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। और अब आपको पता है कि 3 राज्यों में तो हार के आए हैं ये लोग, भाजपा जीती है। अब वो ये चाहते हैं कि 2024 में आने वाले इलेक्शनों में शायद मुझे इस चीज़ का कोई लाभ मिल सके। देखिए एमडीए कार्रवाई करने के लिए हमारे जो हॉस्पिटल हैं, हम लोगों ने नर्सिंग होम एसोसिएशन की तरफ से सबको कहा है कि आप अपने अपने जो भी एमडीए से रिलेटेड या जिस भी आवास विकास या जहाँ पर भी हैं उन मानकों को पूरा कर लें। और यहाँ पर हमारे न्यूटेमा हॉस्पिटल ने भी कहा है कि हम वो मानकों को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। हमने किसी के पास हाथ जोड़ने नहीं गए, हम किसी गांव में नहीं गए कि भैया तू हमारे धरना स्थल पे आइयो। हमने एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया और ये अपने आप सर्कुलेट होता करके खा रहे हैं। ये सब लोगों का इलाज कर रहे हैं, और जिस समय एपिडेमिक आता है ना तब उस समय इलाज नहीं करते, उस समय सेवा करते हैं। सम्मानित डॉक्टर और यहाँ पर सभी सम्मानित साथियों,